वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ये मूवी जिसका नाम है आपके सामने। मूवी की शुरुआत में हमें एक पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी अपने दोस्त के साथ कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया हुआ है, वो भी एक डॉक्टर के खिलाफ। तो यह आदमी मूर्ति नाम के एक पुलिस वाले से बताता है कि सर, मेरी बीवी की हालत बहुत ही खराब थी और वो हमारे बच्चे को जन्म देने वाली थी, मगर हॉस्पिटल ले जाने पर वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं थी, जो कि पूरे 4 घंटों के बाद वहाँ पर आई और उनकी इस लापरवाही की वजह से मेरी बेटी मरी भी पैदा हुई। इस कारण मैंने डॉक्टर पर हाथ भी उठाया और उन पर केस करके उनको सजा भी दिलवाना चाहता हूँ। दोस्तों, अब डॉक्टर भी अपने वकील के साथ वहाँ पर मौजूद होती है, जो कि इस केस को रफा दफा करवाने के लिए 15 लाख तक देने को तैयार थी। डॉक्टर का ऑफर जानने के बाद मूर्ति उस आदमी से कहता है कि तुमने डॉक्टर पर हाथ उठा दिया, सजा तो तुम्हें भी होगी, इसलिए डॉक्टर तुम्हें 2-3 लाख दे देगी, इस मैटर को यहीं पर खत्म कर दो, कोई भी केस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो आदमी मूर्ति से साफ मना कर देता है कि चाहे जो भी हो, मैंने अपनी बेटी को खोया है, उसकी जान की कीमत चंद पैसे नहीं हो सकते, इसलिए मैं कोई भी केस वापस नहीं लूंगा। अब उसका केस वापस ना लेने पर मूर्ति ये सारी बात जाकर एएसआई भाषा को बता देता है, जो कि ये चीज सुनते ही कि डॉक्टर 15 लाख तक देने को तैयार है, वो उस आदमी को जाकर बुरी तरह अंदर मारने लग जाता है। भाषा उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि उस आदमी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। उस आदमी की हालत देखकर मूर्ति भाषा से पूछता है कि अगर ये मर गया तो? भाषा जवाब देता है कि मर गया तो कहीं भी ठिकाना लगा देना, और क्या, वैसे भी हमारा पुलिस स्टेशन चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सीन शिफ्ट होता है गौतम नाम के एक आदमी पर, जो की गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। तभी गौतम को उसकी माँ का आता है फोन। अब गौतम किसी बात की चिंता में होता है। गौतम की दोस्तों एक आदत ये भी है कि जब भी वो टेंशन में होता है ना, तो वो हकलाकर बोलने लगता है। वो फोन पर अपनी माँ से हकला के ही बात कर रहा होता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा सब कुछ ठीक तो है ना, क्या हो गया है तुम्हें? गौतम भी जवाब देता है कि हाँ माँ, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा काम का स्ट्रेस है। इसी बीच गौतम बात करते हुए अचानक से एक बाइक वाले को ठोक देता है, जो कि अचानक से गौतम की गाड़ी के सामने आ गया था। गौतम जल्दी से बाहर निकल कर देखता है तो वो आदमी जिसका गौतम ने एक्सीडेंट कर दिया वो मर गया था। गौतम जल्दी से बाहर निकलकर उस आदमी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनी कार की डिक्की में उसे उठाकर डाल देता है, साथ ही उस आदमी की बाइक को भी छिपा देता है। फिर गौतम जल्दी से उस आदमी की लाश को एक पहाड़ की चोटी से नीचे फेंकने के लिए एक जगह पर रुकता है, जहाँ पर एक बौना आदमी गौतम से सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांगता है। दोस्तों, इस आदमी का नाम नहीं लिया गया, इसलिए मैं इसे बौना आदमी बोलूंगा। गौतम उसकी सिगरेट को लाइटर से जलाता है, तभी बौना आदमी देखता है कि गौतम की शर्ट में खून लगा हुआ है। ये देखकर वो गौतम से इस बारे में पूछता भी है। उसके इतना पूछते ही गौतम वहाँ से उल्टे पांव कार में बैठकर भाग जाता है। इसी बीच एक पुलिस चेक पोस्ट पर हम भाषा को देखते हैं, तो दूसरी ओर गौतम एक दूसरे चेक पोस्ट को देखकर सबसे पहले अपनी शर्ट बदलता है। फिर वो उस चेक पोस्ट के पुलिस वालों को चकमा देकर तेज रफ्तार में वहां से भाग निकलता है, जिसके पीछे एक पुलिस वाला बाइक से कर रहा था। इधर गौतम के कार के निकलने की खबर भाषा वाली चेक पोस्ट पर भी पहुंच जाती है, तो भाषा खुद बैरिकेटिंग को बीच रोड में लगाकर गौतम की गाड़ी का इंतजार करने लगता है। और जब गौतम यहाँ पहुंचता है तो उसे गाड़ी ना चाहते हुए रोकनी पड़ती है। गौतम पुलिस वालों के कहने पर कहता है कि मैंने दारू पी रखी थी, इसलिए मैं डर गया और गाड़ी नहीं रोकी। अब गौतम को भाषा के सामने लाया जाता है। भाषा गौतम की गाड़ी चेक करने का देता है ऑर्डर, और अब गौतम की पोल खुलने वाली होती है। गौतम भाषा से ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट करता है, और रिक्वेस्ट करते हुए ये हकलाने भी लग जाता है। साथ ही वो भाषा का कॉलर भी पकड़ लेता है। भाषा तो गुस्से में कहता है कि हाथ हटा बे हकले, नहीं तो अभी ठोक दूंगा यहीं पर। एंड इस दौरान जो पुलिस वाला गौतम की गाड़ी चेक करने जा रहा था, वो जैसे डिक्की को खोलने जा रहा होता है, तभी गौतम उसे ऐसा करने से रोकने के लिए भाषा के गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ देता है। हालांकि अगले ही पल वो भाषा से हाथ जोड़कर सॉरी भी कहता है, मगर भाषा को गुस्सा दिलाने के लिए इतना काफी था। वो तुरंत गौतम को पुलिस की गाड़ी में बैठाता है, और जो पुलिस वाला गौतम की गाड़ी चेक कर रहा था उससे गाड़ी को पुलिस स्टेशन पहुंचाने के लिए कह देता है। अगले पल ये सभी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही भाषा तुरंत गौतम को बुरी तरह मारने लग जाता है, जिसे ऐसा करने से मूर्ति आकर रोकता है और गौतम को लॉकअप के पास एक बेंच पर बैठा देता है। अब इधर भाषा के लिए तो ये शर्म की बात थी कि गौतम ने उसे थप्पड़ मारा, तो वो गौतम को ड्रग के केस में फंसाने के लिए उसकी गाड़ी में ड्रग्स रखने का प्लान करता है, मगर फिर उसे मूर्ति रोक लेता है। फिर भाषा गुस्से में आकर गौतम को बेंच से नीचे जमीन पर बैठने के लिए कहता है। गौतम चुपचाप नीचे बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एसआई नागराज को फोन के जरिए पता चलता है कि पास ही में एक लड़की की लाश मिली है, तो वो जल्दी से उस लाश को देखने क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाता है। नागराज लाश को अच्छे से देखने के बाद बताता है कि किसी ने इस लड़की पर कई बार चाकू से हमला किया है, और फिर इसके गले के निशान से ये साफ होता है कि इसने कोई चेन पहनी हुई थी, जिसे किसी ने छीन कर निकाला है। इसी वजह से निशान इस पर पड़ा। लड़की के पर्स में मिले आधार कार्ड से लड़की का नाम नागराज को पता चल जाता है, जो होता है निवेथा, और साथ ही इस लड़की को रात के 10 से 10:30 के आसपास ही मारा गया था। अब लाश को
जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा होता है तो अचानक से नागराज के हाथ से लड़की का हाथ टकरा जाता है और इस पॉइंट पर हम नागराज के चेहरे पर थोड़े अजीब से भाव उभरते हुए देखते हैं दोस्तों। आगे नागराज एसपी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, वहीं पर जहां बदशाह गौतम को लेकर आया था। गौतम को देखकर नागराज उसके बारे में पूछता है तो उसे कांस्टेबल से पता चलता है कि गौतम ने बदशाह को थप्पड़ मारा था। ये सुनते ही नागराज खुश होकर गौतम को बेंच पे बैठने के लिए कह देता है, जो बात बदशाह को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन बदशाह नागराज का जूनियर था, इसलिए वो कुछ कह भी नहीं सकता था। हालांकि दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। एसपी नागराज से कहते हैं कि इस लड़की को किसने मारा इसका पता तुम सुबह होने से पहले लगाओ और इसके कातिल को पकड़ो। साथ ही साथ कल हमें गांव वालों के सामने एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करवाना है। ये प्रोग्राम उस बच्ची की वजह से है जिसकी मौत पिछली रात पहाड़ी से गिरकर हो गई थी। ये सब कहकर एसपी चले जाते हैं और नागराज निवेथा के माता पिता को पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए कह देता है, क्योंकि उसे ये पता चल जाता है कि निवेथा अपने घर पर नहीं बल्कि माता पिता से अलग बाहर किराए पर रह रही थी। साथ ही नागराज रास्ते में पड़ने वाले सीसीटीवी कैमरों को चेक करने के लिए भी कह देता है और इस एरिया के जो भी लोकल गुंडे हैं उनसे भी पूछताछ करने का ऑर्डर देता है। कुछ देर के बाद निवेथा के माता पिता पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, जिनके पूछने पर उन्हें बताया नहीं जाता कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। इस दौरान दोस्तों हम एक अजीब चीज होते हुए देख लेते हैं। गौतम जैसे निवेथा के माता पिता को देखता है ना, वो चुपचाप उठकर पीछे के रास्ते से बाहर आ जाता है। इधर निवेथा के माता पिता से अलग अलग कई सवाल पूछे जाते हैं, जैसे निवेथा घर से अलग बाहर क्यों रह रही थी। इस पर निवेथा के पिता बताते हैं कि मैंने इतनी मेहनत से अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया जिससे वो अच्छी नौकरी कर सकती थी, लेकिन उसने समाज सेवा का रास्ता चुना और छोटे गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन देने लगी। इसीलिए एक दिन मैंने उस पर हाथ उठा दिया और वो घर से चली गई। यहाँ तक कि निवेथा की माँ उसको लेने भी गई थी पर वो नहीं आई। बल्कि उस दौरान निवेथा को जब एक बच्ची के बारे में पता चला कि इस रोड पर ज्यादा गाड़ी या साधन ना होने की वजह से वो निवेथा के पास पढ़ने नहीं आ सकती, तो उसने अपने कंगन बेचकर 10 मोबाइल फोन्स खरीदकर ऐसे बच्चों में बांट दिए ताकि वो उनको ऑनलाइन पढ़ा पाए। जल्दी निवेथा के माता पिता को उनकी बेटी की मौत का पता चल जाता है और वो दोनों वहीं स्टेशन में रोने लग जाते हैं, जिनकी हालत देखकर नागराज विकास नाम के पुलिस वाले से दोनों को घर छोड़कर आने के लिए बोल देता है। अब इस दौरान बदशाह देखता है कि गौतम अपनी जगह पर नहीं है, तो वो पीछे के रास्ते से जाकर देखता है, जहां उसे पता चलता है कि गौतम वॉशरूम में है, जिसे बदशाह तुरंत बाहर निकलने के लिए कह देता है। गौतम भी निवेथा के माता पिता के जाते ही बाहर निकल आता है और उसे दोबारा से बदशाह लेकर उसकी जगह पे बैठा देता है। बदशाह की ये स्थिति देखकर नागराज उसे और तंग करने के लिए चाय लाने को कह देता है और जब बदशाह चाय लेकर आता है तो उस चाय को नागराज बदशाह से गौतम को देने के लिए कहता है। दोस्तों ये चीज भी बदशाह को ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। अब गौतम कहीं भाग ना जाए तो बदशाह जाकर गुस्से में उसकी गाड़ी के चारों टायर पंचर कर देता है, जिसकी टिक्की से खून लीक कर रहा होता है। फिलहाल दूसरी तरफ सीसीटीवी और लोकल गुंडों की मदद से पुलिस को पता चल जाता है कि निवेथा को शायद बालू नाम के एक गुंडे ने मारा होगा, क्योंकि सीसीटीवी में साफ साफ बालू के हाथ में निवेथा की गोल्ड चेन होती है। वहीं इसी दौरान निवेथा की चेन को हम गौतम के पास भी देखते हैं दोस्तों, जिससे वो घूस की तरह इस्तेमाल करते हुए मूर्ति से 2 मिनट के लिए एक कॉल करने के लिए फोन मांगता है। इस पॉइंट पर मूर्ति उसे एक फोन दे भी देता है, जिस फोन को गौतम अपने फोन से तुरंत बदल कर मूर्ति को वापस कर देता है। दोस्तों अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है, तो बस कहानी के साथ बने रहिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। अब सीसीटीवी में बालू तो दिखा, लेकिन आगे 2-3 सीसीटीवी कैमरा के बाद वो कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि इस रोड के अलावा भी कोई और रास्ता नहीं था, तो सभी कंफ्यूजन में थे कि वो कहाँ गया। तो 2 पुलिस वाले बालू को खोजने निकल जाते हैं, जिस दौरान उन्हें रोड पर बालू की चप्पल मिलती है, जो कि शायद गौतम से छूट गई थी। अब इस चप्पल को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहाँ पे बालू की बीवी और बच्चे को बुलाया गया था ताकि उसके पति के बारे में उनसे पूछताछ कर लिया जाए। लेकिन इस चप्पल को बालू का बेटा पहचान लेता है कि ये तो मेरे पापा की चप्पल है। उसे खून से सना हुआ देख बालू की बीवी अपने पति के बारे में पूछते हुए रोने लग जाती है। दूसरी ओर पुलिस को बालू के एक्सीडेंट के निशान मिलते हैं, जैसे खून, टायर मार्क्स जो कि बाइक और कार के होते हैं। अब सारे निशानों को देखकर पुलिस अंदाजा लगा लेती कि बालू का किसी कार से एक्सीडेंट हुआ था और फिर उसकी लाश को कार की डिक्की में भी डाला गया था, क्योंकि खून के निशान घसीटने के हैं। अब कार वाले ने अगर बालू को बचाने के लिए बालू को कार में रखा होता तो खून के निशान बूंद बूंद करके होते। गाड़ी की लेफ्ट साइड की हेडलाइट के टूटे हुए टुकड़े पुलिस को मिल जाते हैं और ऑर्डर दिया जाता है कि ऐसी गाड़ी की पुलिस खोज करे जिसका हेडलाइट टूटा हुआ है लेफ्ट वाला। और ये सारी खबर वॉकी टॉकी के जरिए गौतम को भी पता चल जाती है, जो कि पुलिस स्टेशन में होता है। वहीं वारदात वाली जगह पर बदशाह और नागराज भी पहुंच गए होते हैं। इधर गौतम अपनी गाड़ी की हेडलाइट टूटी देखकर डंडा लेकर अपनी पूरी गाड़ी को अनलकी बोलकर तोड़ने लग जाता है। जो चीज देखकर उसको सारे पुलिस वाले रोक देते हैं, मगर गौतम ने यहाँ तो अपना बचाव कर लिया था,
और कब तक करेगा आगे, क्योंकि अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि बालू का एक्सीडेंट जहां हुआ था वहां से एक वॉलेट मिला है जो कि किसी और का नहीं बल्कि गौतम का है। उस वॉलेट को भषा ने बरामद किया होता है। तो नागराज को लगता है कि भषा ने ऐसा गौतम से अपना बदला लेने के लिए किया है। वो बस किसी तरह इस केस में गौतम को फंसाना चाहता है, ये लगता है नागराज को। इसीलिए भषा की बात पर नागराज बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बल्कि वो भषा को बीच रास्ते में छोड़कर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाता है। अब इधर पुलिस स्टेशन में गौतम देखता है कि उसकी गाड़ी से लीक हुए खून की वजह से वहाँ पैरों से उसके निशान बन गए। मतलब कुछ लोग उस जगह से चलकर आए होंगे, इस वजह से खून के निशान चारों ओर होते हैं। तभी वहाँ पर गौतम नागराज को आते हुए देख लेता है, जिसको देखते ही गौतम वहाँ पर रखे पानी को गिरा देता है और मिर्गी का दौरा पड़ने का एक तरह से नाटक करता है। अब उसकी ये हालत नागराज और बाकी पुलिस वालों को देखी नहीं जाती, तो वो उसे संभालते हैं। बाकी पानी गिरने की वजह से सारा खून साफ हो गया था। एक पुलिस वाला कहता है कि इसे ऐसे ही रहने दो, अभी ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही गौतम खुद ब खुद नॉर्मल होने की एक्टिंग करता है, पर उसने ये मुसीबत तो टाल दी थी दोस्तों। इसी बीच एक कांस्टेबल उस पानी को साफ करते वक्त देखती है कि एक जगह थोड़ा सा खून रह गया है, मगर इसके लिए भी गौतम ने सोच के रखा हुआ था। उसने मिर्गी का दौरा पड़ने का नाटक करने से पहले अपने पैर को कुर्सी से कील में ठोक दिया था। तो अब इस घाव को देखकर कांस्टेबल इस खून को नजरअंदाज कर देती है। साथ ही गौतम की ये हालत देख नागराज सुंदरम नाम के पुलिस वाले से उसे छोड़ने के लिए कह देता है। वो कहता है कि भाषा के पागलपन की वजह से हम इसे यहाँ पर नहीं रख सकते, अगर कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बस इस ऑर्डर के मिलते ही सुंदरम और मूर्ति गौतम को जाने के लिए कह देते हैं, पर इसके बदले वो गौतम से 25,000 की डिमांड करते हैं। अब इतने पैसे तो उसके पास नहीं होते, और गौतम अगर जीपे वगैरह करता तो हिस्ट्री में तो वो दिख जाता कि गौतम ने किसे पैसा दिया है, क्योंकि घूस जो थी। इसलिए सुंदरम उसे कहता है कि एटीएम से निकाल कर ला जा। गौतम जल्दी से अपनी कार में जाकर बैठ जाता है, मगर उसकी गाड़ी को भषा ने पहले ही पंचर कर दिया था। सुंदरम गौतम को फिर अपनी बाइक देता है पैसे लाने के लिए। जल्दी से वो एटीएम पहुंचता है, और दोस्तों आपको याद होगा गौतम ने मूर्ति को निवेता की गोल्ड चेन देकर कुछ देर के लिए फोन मांगा था। उस फोन को गौतम ने अपने फोन से बदल लिया था। जाहिर है वो फोन निवेता का ही था, हालांकि अभी वो उसके पास है, जिसे एटीएम पहुंचते ही गौतम ऑन कर देता है। उसमें से कुछ ऑडियो और वीडियो वो भषा को सेंड करता है। अब भषा इस अननोन नंबर से आए वीडियो और ऑडियो को देखता है और सुनता भी है, तो वो थोड़ा हैरान भी होता है दोस्तों। उसकी आंखें चमक सी जाती है। वो जल्दी से कांस्टेबल को कॉल करके बुलाता है। इधर निवेता का फोन ट्रैकिंग पर लगा था, जिसके ऑन होते ही तुरंत ये खबर नागराज को मिल जाती है, और ये फोन नागराज के पुलिस स्टेशन के आसपास के एरिया में ऑन हुआ था। इसलिए नागराज उस फोन को ट्रेस करने के लिए कह देता है, जिसके बाद वो तुरंत फोन की लोकेशन में चलने लग जाता है, और उसका सामना होता है गौतम से, जिसे जब नागराज देखता है तो काफी हैरान होता है, और वो गाड़ी बैक करने के लिए कहता है। उसको देखकर गौतम भी भागने के बजाय सीधा चला रहा होता है, जिसके पुलिस स्टेशन में आते ही नागराज उसे हथकड़ी लगाकर एक जगह बांध देता है। साथ ही उसका वो फोन भी ले लेता है जो कि निवेता का था। अब नागराज उस पुलिस स्टेशन से बालू की वाइफ और बच्चे के साथ बाकी सभी पुलिस वालों को किसी न किसी बहाने से बाहर भेज देता है, और फिर सभी के जाने के बाद नागराज गौतम की गाड़ी की डिक्की खोलकर देखता है तो उसमें उसे बालू की लाश मिलती है। फिर वो जल्दी से अंदर आता है और गौतम से अकेले में कहता है कि देखो मुझे पता है तुमने गलती से बालू का एक्सीडेंट कर दिया, लेकिन तुम्हारे पास जो निवेता का फोन है वो मुझे चाहिए, बाकी मैं इस केस से तुम्हारा नाम निकाल दूंगा। अब पहले तो गौतम कहता है कि मेरे पास बालू का फोन नहीं है, पर फिर वो केस से नाम निकलने की बात सुनकर गौतम ने दोस्तों जो फोन निवेता के फोन के साथ बदला था ना, वही फोन ड्रॉर से निकाल कर वो नागराज को दे देता है, जिसमें उसने वॉलपेपर निवेता का लगा दिया था। और ये सारा काम उसने फोन बदलने से पहले किया था, ताकि मूर्ति को फोन बदल जाने का पता ही ना चले। उस फोन को पाते ही नागराज तुरंत स्टेशन में सुंदरम को बुलाता है और उसे लिखने के लिए कहता है कि बालू ने चेन के लिए निवेता को मारा, और फिर वहाँ से भागते वक्त वो एक गाड़ी से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई, और बालू की लाश अब भी उस गाड़ी की डिक्की में है, जो गाड़ी गौतम की है। अब अपना नाम सुनकर गौतम नागराज से कहता है कि सर आपने तो कहा था कि मेरा नाम आप इस केस से निकाल दोगे, तो क्या ये? नागराज कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे भी तो प्रमोशन चाहिए। इतना कहकर वो गौतम को लॉकअप के अंदर बंद कर देता है। सुबह होते ही पुलिस स्टेशन में एंट्री होती है इंस्पेक्टर अर्जुन की, जो कि नागराज से ऊपर की पोजीशन पर है, जो कि बालू की लाश और गौतम को देखने के बाद प्रेस को बुलाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम पुलिस स्टेशन के बाहर प्रेस वालों का जमावड़ा देख देते हैं, जहां पर अर्जुन इस केस की जानकारी प्रेस को दे रहा होता है। ठीक उसी वक्त वहां भषा आता है, जो कि चुपचाप पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है और कंप्यूटर पर कुछ चीजें चेक करता है। इसी बीच अर्जुन प्रेस को गाड़ी की डिक्की में जो लाश पड़ी होती है वो दिखाने वाला होता है। तभी अचानक से गौतम मौका देखकर गाड़ी की डिक्की प्रेस के सामने खुलने से पहले
बालू के मोबाइल को निकाल कर दिखाने लग जाता है, जो कि उसने पुलिस वाले की बाइक के साइड बैग में छुपाया हुआ था। ये फोन तो गौतम ने पिछली रात ही छुपा दिया था, क्योंकि इस फोन में कुछ ऐसे सबूत थे जिससे ये साबित हो जाएगा कि जो कुछ भी हुआ उसमें पूरी तरह से नागराज का हाथ था। वो जोर जोर से चिल्लाकर प्रेस से कहता है कि ये लोग मुझे जानबूझकर इस केस में फंसा रहे हैं। नागराज तभी जल्दी से गौतम के हाथ से मोबाइल छीन लेता है, लेकिन उस मोबाइल को उससे अर्जुन ले लेता है और गुस्से में ले जाकर गौतम के साथ साथ नागराज को भी लॉकअप में डाल देता है, जो चीज देखकर अब भाषा को खुशी होती है। इस पॉइंट पर दोस्तों हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें निवेता वीडियो कॉल के जरिए एक चाय वाले की बच्ची को पढ़ा रही थी। उसी दौरान उस बच्ची की बड़ी बहन जब कुछ फलों को टोकरी में रख रही होती है, तब उसमें से एक फल रोड पर चला जाता है और वो बच्ची जो मोबाइल से निवेता की क्लास अटेंड कर रही थी, मोबाइल को सीधा रख कर उस फल को उठाने जाती है। ठीक उसी वक्त अचानक से उस बच्ची का एक तेज रफ्तार गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, और सिर्फ एक्सीडेंट नहीं बल्कि वो गाड़ी वाला नशे में धुत होकर उस बच्ची को घसीटते हुए काफी दूर तक लेकर जाता है, जिसके माता पिता और बहन उसका पीछा कर रहे थे। और आखिर ये टायर से उस बच्ची का पूरा शरीर दब जाता है। अपनी बेटी की हालत देखकर उसके माता पिता और बहन रोने लग जाते हैं, और ये चीज जब गाड़ी के ड्राइवर को पता लगती है तब वो देखता है कि मुझसे एक बच्ची की मौत हो गई, और ये गाड़ी वाला नशे में धुत आदमी कोई और नहीं बल्कि ऐसा ही नागराज था। हालांकि नागराज उस बच्ची के परिवार वालों को धमका कर कह देता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं ऐसे ही तुम्हारी बड़ी बेटी को मार डालूंगा, और मैं पुलिस में हूँ तो तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। बस दोस्तों, नागराज की इस धमकी की वजह से वो सारे अपने मुंह हमेशा के लिए बंद कर लेते हैं। हालांकि जब निवेता उस बच्ची को वीडियो कॉल में पढ़ा रही थी तो इस वजह से ये सारा इंसिडेंट उसके फोन में रिकॉर्ड हो गया, इसीलिए उसने नागराज के खिलाफ आवाज उठाने की सोची। पर ये सारी बात बालू को पता चल गई, जिसे नागराज ने बच्ची के परिवार पर नजर रखने के लिए बोला था। यहाँ सीन होकर प्रेजेंट में आता है, जहाँ लॉकअप में गौतम नागराज से रिवील करता है कि तुमने बालू से एक मासूम लड़की का मर्डर करवाया और उसके बाद उस बालू का भी खून हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि मैंने खुद बालू को मारा था। यहाँ दिखाया जाता है कि टक्कर मारने के बाद गौतम ने अपने हाथों से बालू को कैसे मारा था। साथ ही साथ गौतम ये भी बताता है कि तुमने बालू से कहा था ना कि अगर तुमने इस लड़की यानी निवेता को मेरे लिए जान से मार दिया तो मैं तुम्हारे खिलाफ सारे क्रिमिनल केसेस मिटा दूंगा, कहा था ना उसको। तो दोस्तों, इस बात की रिकॉर्डिंग बालू ने उस समय अपने फोन में रखी हुई थी, जिससे बालू के फोन से गौतम ने भाषा को भेज दिया था, जो कि भाषा बच्ची की मौत वाले वीडियो के साथ इंस्पेक्टर अर्जुन को दिखाता है। बालू को मारने के बाद गौतम जानबूझकर पुलिस से अरेस्ट हुआ, क्योंकि उसे पता था कि किसी भी खेल को जीतने के लिए उसे अपने विरोधी के सामने ही खेलना पड़ता है। इस तरह गौतम पुलिस स्टेशन आ गया और वॉकी टॉकी की बातें सुनकर भाषा और नागराज की नोक झोंक तक सब कुछ उसने देखा और अपनी फिर चाल चली। पूरी तरह से नागराज फंस चुका होता है दोस्तों। अब यहाँ तक कि भाषा अर्जुन से ये भी कह देता है कि रात में नागराज ने पूरा स्टेशन खाली भी किया था, सभी लोगों को बाहर भेज दिया था ताकि वो गौतम की गाड़ी में बॉडी को रख पाए और फिर गौतम को फंसा दे। इंस्पेक्टर अर्जुन सारे प्रेस वालों को समझाकर उनसे सबके मेमोरी कार्ड्स ले लेता है ताकि ये बात बाहर ना जाए। फिर वो नागराज को बाहर निकालकर एक जोर का थप्पड़ लगाता है। इस पॉइंट पर नागराज कहता है कि मैंने उस बच्ची को मारा है, साथ ही उसकी बॉडी भी पहाड़ से नीचे फेंक दी थी। उसकी मौत को हादसा बनाकर केस फाइल बंद भी कर दी थी, मगर बालू को मैंने नहीं मारा, बल्कि उसे गौतम नहीं मारा है। आप चाहे तो भाषा से पूछ लीजिए, उसे वहाँ पर गौतम का वॉलेट भी मिला था। इस पर भाषा कहता है कि क्यों झूठ बोल रहे हो, तुमने तो बोला था कि मैं गौतम से थप्पड़ मारने की वजह से बदला ले रहा हूँ। इसी बीच दोस्तों टीवी पर वो वाली वीडियो चलने लग जाती है, जिसमें प्रेस के सामने नागराज की सच्चाइयों को गौतम ने बता दिया था, और इस वीडियो को एक प्रेस वाले ने पुलिस को नहीं दिया था, उसने पहले ही से कॉपी कर लिया था। अब ये मैटर एसपी तक पहुंच जाता है, जो कि अर्जुन को कॉल करता है, जिससे अर्जुन कहता है कि सर गौतम ने कुछ नहीं किया, हम उसे छोड़ रहे हैं और हमने एसआई नागराज को अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि इन सबके पीछे उसी का हाथ था। यहाँ दोस्तों भाषा नागराज को चिढ़ाते हुए एक बढ़िया वाली स्माइल देता है, साथ ही अर्जुन के कहने पर वो गौतम को छोड़ भी देता है, जिस पर गौतम भाषा को थप्पड़ मारने के लिए सॉरी बोलता है। भाषा जवाब देता है कि क्या तुम्हारा सॉरी इस थप्पड़ को मुझे भुला देगा, फिलहाल अभी तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। गौतम चुपचाप वहाँ से चला जाता है, और जब गौतम जा रहा होता है तब ये रिवील होता है कि असल में निवेता गौतम की छोटी बहन थी। निवेता ने गौतम को उस बच्ची की मौत के बारे में भी बताया था, साथ ही उसने गौतम को मिलने बुलाया था ताकि दोनों मिलकर एसपी ऑफिस जा पाए। और जब गौतम जा रहा था तब निवेता का पीछा बालू कर रहा था, इसीलिए निवेता ने तुरंत गौतम को वीडियो कॉल लगाई और सब कुछ बता दिया। और गौतम देखने के अलावा क्या ही करता, क्योंकि इसी पॉइंट पर बालू उसे मारकर यानी निवेता को मारकर उसकी जान ले लेता है, जिसका वीडियो निवेता के फोन से गौतम ने देख लिया था। और फिर उसने तेजी से निवेता के फोन की लोकेशन की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ाई, क्योंकि निवेता ने गौतम को अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दी थी। निवेता को मारने के बाद बालू ने उसकी गोल्ड चेन और फोन उठा लिया, जिस कारण उस फोन की लोकेशन ऑन रह गई, और गौतम ने तुरंत बालू को एक जोरदार टक्कर मारी, फिर उतरकर उसका खेल अपने हाथों से खत्म कर दिया ताकि उसकी बहन को
इंसाफ मिल पाए, साथ ही साथ उसका बदला पूरा हो जाए। कभी जिस बहन के पैदा होने पर गौतम उसे हॉस्पिटल लेने गया था, आज उस बहन की लाश लेने वो सीधे मुर्दा घर जा रहा है। वहाँ गौतम और निवेता के माता पिता भी होते हैं। यही वजह थी दोस्तों कि गौतम पुलिस स्टेशन में अपने माता पिता को देखकर टॉयलेट चला गया था, ताकि उसके माता पिता उसको देख ना पाए, नहीं तो उसका बदला पूरा नहीं हो पाता। इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।